Good evening, everyone. Welcome to the channel. I am again back with you another editorial analysis, and this editorial analysis is on 31st of December. Now, by the time you might be watching this video, we would already have stepped into 2023. So, Happy New Year to one and all. With this Happy New Year message, there is a very sad news. There is a very sad news from Kerala. केरला से ये खबर दुखदाई इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे किसान वर्ग के लोग केरला में परेशान हैं। ये केरला गवर्नमेंट के सामने प्रोटेस्ट होल्ड कर रहे हैं। क्यों? मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया केरला के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, केरला गवर्नमेंट को, कि उनको रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है कि जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स या जो कुछ भी हैं, उनके चारों तरफ 1 किलोमीटर का एक बफर जोन क्रिएट करना है और उसमें ह्यूमन हैबिटेशंस वाले इलाकों को आइडेंटिफाई करना है, सबसिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है, एरियल इमेजरी का इस्तेमाल करते हुए, ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए, सैटेलाइट इमेजेस का इस्तेमाल करते हुए, और 3 महीने के अंदर इस रिपोर्ट को प्रेजेंट करना है। मुद्दा क्यों इतना बड़ा बनता जा रहा है केरला में? क्योंकि मुद्दे में बेसिकली एक डर है, और डर है किसानों का। केरला के किसानों का ये मानना है कि अगर 1 किलोमीटर सेंसिटिव जोन, सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को सुनवाई करते दौरान ये कह दिया कि 1 किलोमीटर का जोन होना ही होना है, तो किसान अपनी ज़मीनें खो देंगे। शुरुआत इस पर्टिकुलर स्टोरी में एक नॉन एजेनेरियन सेटलर फार्मर की बात हो रही है। नॉन एजेनेरियन मतलब 99 ईयर्स का एक बुजुर्ग व्यक्ति, और बात हो रही है कोझिकोड के एक गांव की, मुथुगाड़। ये एक हरी भरी वर्डांट एग्रीकल्चरल विलेज है, यानी फुल ऑफ ग्रीनरी। ऑलराइट, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इस व्यक्ति को ये लग रहा है कि इसका जो 10 एकड़ की ज़मीन थी, जो 1940 में इसको इसके दादाजी से बेसिकली मिली थी, एक लैंडलॉर्ड से, वो बंजर ज़मीन को इन्होंने मेहनत करके एक खेत में बनाया। अफसोस की बात यह है कि इसका जो ज़मीन है वो मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से 1 किलोमीटर के अंदर अंदर में आता है, ठीक है, और उसको फार्मलैंड में बनाया। अब थॉमस को ये लग रहा है कि मैं एक्टिव फार्मिंग से तो रिटायर हो चुका हूँ, और अगर ये चीज़ हो गई तो गवर्नमेंट उससे उसकी लैंड होल्डिंग ले लेगी, उसको लैंडलेस कर देगी। इसी तरीके के प्रोटेस्ट और भी जगह पे केरला में चले, जहाँ पे चर्च ने सपोर्ट कर दिया लोकल फार्मर्स को। चर्च के सपोर्ट के बाद ये हो गया कि इतना स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट आने लगा कि चर्च ने ये कहा कि दे वुडंट माइंड टेकिंग एक्सट्रीम मेजर्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट इन सेटलर्स। बहुत बड़ी क्राउड इकट्ठा हो गई स्लोगन अगेंस्ट द गवर्नमेंट देने के लिए। फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, लेकिन अब ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। ये जो रिपोर्ट प्रिपेयर करी गई, ये वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी पैनल एक्सपर्ट पैनल WGEEP माधव गाडगिल रिपोर्ट कह सकते हैं, जिसने कहा कि फ्रजाइल इकोलॉजी है केरला की। 2012 और 2014 के बीच में ये रिपोर्ट आई थी। अब मुद्दा क्रिश्चियंस और फार्मर्स के अराउंड सराउंडेड है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन दिस पर्टिकुलर एरिया आर क्रिश्चियंस। इंटरेस्टिंग बात इस एडिटोरियल में ये भी पता चलती है कि यहाँ के लोग बेसिकली एंकरेज करते हैं अपने लोगों को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देके फॉरेन भेजने में और उनकी अर्निंग से सर्वाइव करने में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग आई है, सुप्रीम कोर्ट की जब ये रूलिंग आई तो ज़मीन के भाव वहाँ पे काफ़ी बढ़ गए हैं, ठीक है, गिर गए हैं, बढ़ नहीं गए, गिर गए हैं एरियल सर्वे रिपोर्ट के बाद। क्योंकि वैसे भी वहाँ से लोगों को निकलना है, तो अब वो अपने बच्चों की शिक्षा कैसे अफोर्ड करेंगे। सर्वेयर्स का ये कहना है कि जो भी रिपोर्ट बनाई गई है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से बनाई गई है। यहाँ पे बस एक दिक्कत लगी मुझे इस पर्टिकुलर फैसले में, जहाँ पे कि जब केरला गवर्नमेंट ने केरला स्टेट रिमोट सेंसिंग एंड एनवायरनमेंट सेंटर को
ये टास्क दिया कि उसको फोटोग्राफी करनी है उस पर्टिकुलर एरिया की। 3 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट मांगी सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कह दिया कि अगर रिपोर्ट समय पे नहीं आई तो 10 किलोमीटर का एरिया बफर जोन में ले लेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे भले ही चाहती थी कि ये रिपोर्ट फटाफट केरला गवर्नमेंट प्रिपेयर करे, लेकिन जमीन जब आप ये ESZ के अंदर, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन के अंदर, जब आप पेनाल्टी लगा रहे हैं 10 एकड़ की जमीन, 10 किलोमीटर का एरिया बफर जोन बना देंगे, है ना, 10 किलोमीटर का एरिया एक्स्ट्रा ले लेंगे, यानी 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर कर देंगे, तो ये किसी तरह की पेनाल्टी गवर्नमेंट के अगेंस्ट थोड़ी है, और ये कोई सही पेनाल्टी थोड़ी हुई, क्योंकि अल्टीमेटली इससे फार्मर्स इफेक्ट हो रहे हैं, लोकल पॉपुलेशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इतनी भी निर्दयी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बेसिकली छोड़ रखा है किस पे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट पे, और ये कहा है एपेक्स कोर्ट ने कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कन्विंस कर पाई किसको, सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी को, एनवायरनमेंट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी को और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज को, तो बफर लिमिट में कुछ चीज़ें डाइल्यूट की जा सकती हैं। अब बात यह है कि केरला जब जनवरी 11 को सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा होगा तो उसको बेसिकली अपने सिटीजन्स के, यानी अपने लोगों के, अपने किसानों के की बात रखनी पड़ेगी, और रखेगा भी वो शायद। क्या कहेगा कि ह्यूमन हैबिटेशंस को उस जगह से हटा दीजिए। तो अब हम यहाँ पे पर्टिकुलरली इस पूरे आर्टिकल को शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करते हैं, पर आप एक इंटरेस्टिंग बात ऐसे समझ लीजिए कि हो क्या रहा है। मान लीजिए अगर ये जोग्राफिकल एरिया है और दिस इज अ बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इफ दिस इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इसके चारों, ये यहाँ पे आपको पूरा ग्रीनरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ह्यूमन हैबिटेशंस आपको भी पता है कि अलाउड कम होते हैं। अब इसके चारों तरफ ये जो एरिया है ना, ये जो बाउंड्री एरिया है, इस बाउंड्री एरिया को ही बफर जोन बनाना है। इस बाउंड्री एरिया को ही बफर जोन बनाना है। बफर जोन जब बना देंगे तो बेसिकली डिफरेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ह्यूमन पॉपुलेशन और उसकी ड्वेलिंग्स। ह्यूमन पॉपुलेशन और उसकी ड्वेलिंग्स को इस तरफ कर देंगे, समझे, और फॉरेस्ट अंदर रहेगी। तो एक तरह का नो एक्टिविटी एरिया ये क्रिएट हो जाएगा। पर ऐसा थोड़ी है कि जंगल के बगल में लोग रह नहीं सकते। तो यहाँ पे करीब करीब 115 विलेजेस केरला में आ रहे हैं। तो अब क्यों है ये प्रॉब्लम केरला की यूनिक, वो समझते हैं। तो केरला में ये प्रॉब्लम यूनिक है उसकी ज्योग्राफी की वजह से। केरला एक ऐसा स्टेट है जो कि सैंडविच्ड है बिटवीन माउंटेन्स एंड द सी। तो ये इकोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी दिखाई देती है। यहाँ की ज्योग्राफी क्योंकि यूनिक है, इसीलिए केरला में ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। लेकिन और भी स्टेट्स हैं जहाँ पे जंगल हैं और वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पे रहने वाले लोगों को पहले तो एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ता है। वाइल्ड एनिमल्स उनके घर में अटैक करते हैं। दूसरा ये भी होता है कि डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। अब बेसिकली पूरे केरला की ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पे 24 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 6 नेशनल पार्क्स हैं। ये टोटल 3441 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करते हैं, जिसके अंदर ट्राइबल पॉपुलेशन 83 ट्राइबल सेटलमेंट्स हैं। ओवरऑल 115 विलेजेस हैं बफर जोन के अंडर। तो ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है और इसीलिए ये मुद्दा आज सोशियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम बन गया है। ये सोशियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम में स्टेक होल्डर्स कौन हैं, जो कि बेसिकली प्रोटेस्ट का भी पार्ट हैं और एक सेटलमेंट भी करा सकते हैं। फार्मर्स हैं ऑब्वियसली, रिलीजियस हेड्स हैं उनके, और प्रेशर ग्रुप्स हैं जैसे कि केरला इंडिपेंडेंट फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे फार्मर्स को फॉरेस्ट ऑफिसर्स कन्विंस कर सकते हैं कि ये कानून ज़रूरी है। उनको ये आश्वासन दिला सकते हैं कि उनको उनकी ज़मीन से निकाला नहीं जाएगा। उनको एक तरह का रिहैबिलिटेशन केरला गवर्नमेंट ऑफर कर सकती है या सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। दे कैन ऑफर इट प्लेस ऑफ लिविंग, दे कैन ऑफर इट ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑल राइट, फर्दर religious heads can also play a role. Now religious heads can play a role in what?
बाय एक्सप्लेनिंग द करेक्ट वे अहेड टू द लोकल कम्युनिटीज, उनको सही चीज़ बता के जो रिलीजियस हेड्स हैं, चर्च के हेड्स हैं, वो प्रोटेस्ट को बढ़ावा ना दें, उनको समझाने की कोशिश करें। तो ये अकेले नहीं हो सकता है बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोऑपरेशन के। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लोकल इन्हाबिटेंट्स, फॉरेस्ट ऑफिसर्स और गवर्नमेंट ऑफ केरला के बीच में एक सिनर्जी क्रिएट होना पड़ेगा। अदरवाइज वहाँ पे इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होगा। क्या गवर्नमेंट कंसीडर नहीं कर सकती कि वो जहाँ पे फार्मिंग एरियाज हैं वहाँ फार्मिंग कंटिन्यू होने दें? और डिपेंड करता है ये भी कि ओनरशिप का साइज कैसा है। अगर बहुत बड़ी लैंड होल्डिंग है तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि एक लाइवलीहुड किसी की छीन लें। आप एक काम कर सकते हैं, आप उसको मशीन्स वहाँ पे अलाउ मत करिए जिससे कि फार्मर्स बेसिकली वहाँ की वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट ना कर सकें। अब क्योंकि फॉरेस्ट कंजर्वेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, यानी स्टेट और यूनियन दोनों उस पर लॉ बना सकते हैं, और ऐसा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में किया गया था। ये जो 1 किलोमीटर की रिपोर्ट है वो माधव गाडगिल की रिपोर्ट है, ठीक है। और अगर इंप्लीमेंट नहीं किया केरला ने, लेट्स कंसीडर कि सुप्रीम कोर्ट के 3 महीने के अंदर अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने के सामने इन्होंने रिपोर्ट पेश नहीं करी, तो नॉन इम्प्लीमेंटेशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देगा बेसिकली केरला गवर्नमेंट के स्टेट ऑफिसर्स के खिलाफ। तो अब इसमें बस ध्यान रखना है कि हम कुछ सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें रूल्स जो हैं उसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इस तरीके से फ्रेम करे कि प्रोटेक्टेड एरियाज जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं उनके लिए कुछ एक्सेप्शंस हों, अदरवाइज उनको रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड किया जाए। लेकिन केरला के लोग काफ़ी ज़्यादा रिहैबिलिटेशन पहले भी फेस कर चुके हैं, क्योंकि अभी जैसे कि एक मुद्दा था कि वहाँ पे एक डैम रिजर्वायर है, उसका एरिया जो है वो बढ़ गया, डैम से रोकने वाला पानी का एरिया बढ़ गया, लोगों को रीसेटल करना पड़ा। तो ये जो यूनिक प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे आपको टाइटल दिखता है द अदर साइड ऑफ अ सेंचुरी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली हमारे लिए GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आंसर बिल्डअप में, कि हम मिडवे क्या निकाल सकते हैं। और ये इन्फो जो ये मैप बनाया है इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, जहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर्स लोकल इनहाबिटेंट्स के साथ, गवर्नमेंट ऑफ केरला लोकल कम्युनिटी के साथ, लोकल कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट ऑफिसर्स के साथ, और फॉरेस्ट ऑफिसर्स गवर्नमेंट ऑफ केरला के साथ एक तरह की सिनर्जी बना के चलें और ट्रस्ट बना के चलें। इस समय बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट का ट्रस्ट बनाना, क्योंकि ये तुरंत ही पॉलिटिकल मुद्दा बन सकता है। ऑलराइट, सो दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी signing off from today's explanation from GS3. I'll see you guys in the next.